अब और नहीं। आशीष से धोखा खाने के बाद पूजा ने मयंक से शादी कर ली, लेकिन उसे वहाँ भी खुशी नहीं मिली। 15 दिन पहले, तेरा मेरा मत कर सासू, अब तो बनना मेरा है। जब तक बन्ना गोटी खेले तब तक बन्ना तेरा है। अब तो बन्ना नोट कमाए, अब तो बन्ना मेरा है। ढोलक की थाप पर रेशमी सतरंगी कपड़े और आभूषण पहनने हंसती खिलखिलाती लड़कियां बारी बारी से नाच और गा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्रपुरी धरती पर उतर आई हो। हल्दी चंदन के उपटन से उभरा स्वर्ण सा पीला रंग, सादे वस्त्र और नाक में दमकती हीरे की लौंग पहने सकुचाई सिमटी सी दीदी बैठी थीं। मेहंदी लगाने के लिए बाहर से एक प्रोफेशन औरत ने दीदी को मेहंदी लगानी शुरू की तो सभी नाचती गाती लड़कियां रुक गई थीं। सभी चाह रही थीं ऐसी ही लुभावनी मेहंदी उनकी हथेली पर भी लगे और चटक रंग उभरे। सुना था जितनी गहरी और लाल मेहंदी का रंग उभरता है, उतना ही पिया का प्यार मिलता है। तभी माँ ने मुझको पुकारा, निधि तू भी अच्छी तरह मेहंदी लगवाना, लोग दुल्हन के साथ दुल्हन को भी देखते हैं। मुझे इस तरह भाभी दुल्हन के साथ जुड़ना अच्छा नहीं लगा था। माँ की आवाज फिर सुनाई दी। वो मेहंदी लगाने वाली को हिदायत दे रही थी, अच्छी तरह तेल लगाना, बारीक मेहंदी का डिजाइन बनाकर हथेली पर गणेश का चित्र भी उकेर देना, दोनों पांवों पर भी डिजाइन बनाना। दूल्हा सबसे पहले चेहरा देखेगा, मेहंदी तो बाद में देखेगा। मेहंदी का विवाहित जीवन में बहुत ही महत्व होता है, प्यार का रंग और कामनाओं की महक। मेरी सहेलियां तो भविष्य के सुनहरे सपनों में खोई थीं, पर माँ अपने अतीत के अनुभव को याद करके आज भी गुलाबी गुलाबी हो रही थीं। कभी दोनों बुआएं माँ को छेड़ती चुहल करती, भैया तो पूरी रात तुम्हारे पैरों की मेहंदी ही देखते रहे थे। माँ शर्म से दोहरी हो होकर कह रही थीं, हटो भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दीदी के भावी सपने पंख लगाकर अपने भावी पति के समीप पहुंच गए थे। साथ ही सहेलियों के अनुभव, बुआ के अनुभव और सबसे ऊपर माँ के अनुभव उन्हें गुदगुदा रहे थे। तभी मेरा ध्यान अपनी चचेरी बहन पूजा की तरफ चला गया। बेचारी एक अजीब हसरत और व्यथा के साथ अपने अंतस की आहों भरे तूफान को पूरी तरह धकेलकर दीदी की मेहंदी की रस्म देख रही थी। उसके जीवन में कभी मेहंदी की रात आई ही नहीं। अपने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर आशीष से प्रेम विवाह करना चाहती थी, लेकिन घरवाले मानते ही नहीं थे। पूजा आशीष के साथ बहुत गहरे तक जुड़ी थी। उसने मन में साध रखा था कि शादी करेगी तो आशीष के साथ ही करेगी। तभी एक गंभीर घटना हुई। आशीष के पिता का देहांत हो गया। परिवार का पूरा दायित्व उस पर आ गया। मुझे आज तक याद है वो कितना सराहता था उसके रूप को। उसकी गोरी हथेलियों पर घंटों लाल पेन से डिजाइन बनाया करता, फिर कहता, पूजा मेहंदी रंगी हथेलियां लिए तुम मेरे घर आओगी न तो सारी रात मैं तुम्हारे रूप और मेहंदी की महक में ही खोया रहूंगा। बहुत इंतजार कर लिया, अब और नहीं, बस कुछ ही दिनों में हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह बदल गया। पूजा ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। तुम्हारी जिम्मेदारियों मेरी भी तो हो सकती हैं। मुझे तो तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आशीष को नहीं मानना था। वो नहीं माना। पूजा का प्यार, उसकी बातें सब सपना हो गई। पूजा के जीवन में मेहंदी की महकती रात को नहीं आना था। वो नहीं आई। अपने अंदर और बाहर के बिखराव को समेटते समेटते वो बहुत दूर निकल चुकी थी। फिर एक दिन ऐसी अनहोनी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर ही रख दिया। उसकी बड़ी बहन अचानक चल बसी और पीछे छोड़ गई एक नन्हा सा बच्चा और बिलखता पति मयंक। चाचा चाची की इच्छा थी कि पूजा को ही बहन की जगह ले लेनी चाहिए, पर पूजा ये सुनकर ही कांप उठती थी। बहुत चाहती थी कि आशीष की मधुर स्मृतियों को वो कहीं गहरे दफना दे, पर जितनी बार कोशिश करती आशीष ही उसकी इच्छा शक्ति पर हावी हो जाता था। इतना आसान भी नहीं था बहन के पति को स्वीकार करना। एक दिन उसने इंस्टाग्राम पर आशीष का एक फोटो देखा। साथ में उसकी पत्नी भी थी, दामिनी। उसने अपनी कुलीग डॉक्टर दामिनी के साथ विवाह कर लिया था।
कैसे कर लेते हैं लोग ये सब? वो तो खुद को समेटते समेटते ही अधमरी हो चली थी। उसके पास तो एक ही मन था जो वो पूरा का पूरा आशीष को दे चुकी थी। आशीष के पास शायद 10-20 होंगे जो वो एक पूजा को और एक दामिनी को और भी न जाने किस किस को दे पाएगा। फिर एक दिन अपने माता पिता की इच्छा के सामने सिर झुकाकर पूजा ने केवल अपने कर्तव्य का वरण करने की हामी भर दी। न जाने क्यों वो उस बच्चे से जुड़ने लगी थी। सोचती, इस पूरे घटनाक्रम में उस नन्ही सी जान का क्या दोष? बेचारे ने माँ तो खो ही दी है, पिता भी कभी भी किसी से शादी कर लेगा। जब उसने मयंक के घर कदम रखा तो उसकी हथेलियों पर रस्मी मेहंदी लगी थी। मयंक अपनी जिम्मेदारियों के प्रति इस कदर दबा था कि उसे पूजा का न रूप दिखाई दिया, न मेहंदी, न गुण। शादी की रात वो देर तक पूजा को अपने घर के लोगों और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उसका परिचय करवाता रहा। उसने हल्के से पूजा को ये भी बता दिया कि अब उसके सजने संवरने की उम्र निकल चुकी है। तुमने सोच समझकर ही ये फैसला लिया होगा। फिलहाल तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। समय बीतने पर और जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद मेरा मन कुछ बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकता। मैं तो तुम्हें अपने घर को संभालने वाली सेविका और बेटे की आया बनाकर लाया हूँ। तुम्हारे और आशीष के प्रेम संबंध को मैं भली प्रकार से जानता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा समाज में तुम्हें इज्जत और सुरक्षा की जरूरत है और मेरे घर को कामवाली और सेविका की। पूजा मौन होकर सुनती रही और साथ लेटे हुए व्यक्ति की पीठ देखकर सोचती रही, ये इंसान किस मिट्टी का बना है। अच्छा हुआ जो दीदी मर गई, फिर लगता दीदी मरकर भी उसमें फिर से लौट आई हैं। यातना दीदी भोगे या मैं, एक ही बात है। कभी मन करता उसकी पीठ पर अपने पैने नाखूनों से मेहंदी के डिजाइन बना दे और फिर देखे उसकी हथेलियों का रंग अधिक सुंदर है या उसकी पीठ पर उकेरी खून की मेहंदी का रंग। उसकी मेहंदी की खुशबू अधिक है या उसके खून की मेहंदी की खुशबू। रात भर पूजा अपनी सुहाग रात का एक एक पल अपने हाथों में होती अजीब सी हलचल को रोकती रही। अपने तन पर पहने गहने उतारकर उसने टेबल पर रख दिए। सुहाग का जोड़ा उतारकर साधारण सूट पहनकर वो पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। तभी मयंक चौंक कर उठा और जल्दी जल्दी बाथरूम में चला गया। वो इतनी हड़बड़ी में था कि उसे पास बैठी पूजा दिखाई ही नहीं दी। पूजा कमरे में बैठी बैठी सोच रही थी कि क्या उसके माँ और पापा ने उसे नौकर और आया के रूप में यहाँ भेजा है। क्या वो दोनों मयंक का स्वभाव जानते थे? दीदी ने उन्हें कुछ बताया था या ये सब उनके भाग्य के कारण हुआ था? क्या ये कैद उसे जन्म भर भुगतनी होगी, जहाँ वो न सहचरी है, न प्रेमिका, न सहधर्मिणी? मेहंदी का रंग तो उसकी हथेलियों पर भी बहुत गहरा चढ़ा था। उसने तो ये ही सुना था कि मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ता है उतनी ही दुल्हन पति की प्यारी होती है। पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया है। वो न तो पति की प्रेमिका बनी, न ही अपने प्रेमी की। उसका तन और मन एकदम शून्य बनकर रह गया। मन तो वो आशीष को दे आई थी, सोचा था तन के सहारे ही जी लेगी, पर यहाँ तो न तन की आवश्यकता थी न ही मन की। फिर आशीष से तो उसका प्रेम पूरा शुद्ध और आत्मिक था। कितने प्यारे क्षण थे वो जब आशीष और वो दोनों एक साथ बैठकर भविष्य के सपने बुना करते थे। फिर अचानक उसने दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे क्यों अपने जीवन से निकाल दिया? क्योंकि वो एक गरीब खानदान की बेटी थी, साधारण सी पीए थी। जो भी हो ये सरासर अन्याय था, पर मयंक भी तो उसके साथ अन्याय ही कर रहा है। पूजा उठकर बाथरूम में गई और घंटों साबुन से रगड़ रगड़ कर अपनी हथेलियों की मेहंदी उतारती रही, ताकि मेहंदी का रंग उतर जाए, उसकी महक खत्म हो जाए और सुहाग रात के बिस्तर की छुअन समाप्त हो जाए। काफी प्रयासों के बाद वो सफल हुई। उसने एक सादा सा सूट पहना और सारे गहने चूड़ा एक रुमाल में बांधकर अपनी सास को देकर बोली, आप इसे रख लीजिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस? जी, तुम्हें मयंक ने नहीं बताया कि अब तुम नौकरी नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ घर का काम करोगी और मुन्ने को संभालोगी? नहीं, ये सब तो नहीं बताया। फिर थोड़ा रुककर पूजा ने सवाल किया,
क्या ये सब मेरे माता पिता को मालूम था? हाँ, मालूम था। तुम्हारी बहन हर समय अपने मायके से जुड़ी रहती थी, इससे घर का वातावरण दूषित होता था। इसीलिए हमने ये शर्त रखी थी, खून तो तुम्हारा भी वही है न, अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ और चैन से रहो। लेकिन मैंने तो ऐसा न सोचा था, न ही कल्पना ही की थी। प्रमाण के रूप में आप भी देख लें, मैंने तो चूड़ा, मेहंदी, गहने सब उतार कर रख दिए। ये कहकर उसने बदरंग हो आई हथेलियां मयंक के सामने फैला दी। मयंक की मां की चीख निकल गई, ये क्या पागलपन है? इस तरह कोई अपने हाथों की मेहंदी उतारता है? ये अपशकुन होता है। पूजा बिना कुछ कहे सुने घर से बाहर निकल गई। मन में वो एक दृढ़ निश्चय पहले ही ले चुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो लौटकर अपने घर भी नहीं गई थी, बस ऑफिस के पास ही एक कमरा लेकर वहीं रहने लगी थी। सभी अपने अपने अंदाज लगाते रहे, पर वो मौन ही रही। चाचा चाची ने बहुत कुछ कहा पूछा, पर उसने किसी भी बात का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा। बस यही कहा था मुझसे, जीवन कोई जरूरी तो नहीं कि सामने के दरवाजे से आकर ही जिया जाए, पीछे के द्वार से ही जिया जा सकता है। पूजा अपने जीवन को जीने का अपना ढंग स्वयं निश्चित कर लिया था। वो भागकर या छिपकर नहीं गई थी, वहीं उसी शहर में उसी दफ्तर में चुपचाप अपना काम कर रही थी। किसी के साथ उसका न कोई लगाव था, न जुड़ाव। उसे न किसी परिवर्तन की आशा थी, न प्रतीक्षा। उसके सपने अपने थे, जिन्हें तोड़ने की शक्ति किसी में नहीं थी। कहीं आती जाती भी तो हमारे ही घर। अपने जीवन की किताब से उसने अतीत के पन्नों को बंद नहीं किया था, बल्कि फाड़कर पूरी तरह जला दिया था। मन अतीत से निकलकर वर्तमान पर पहुंच गया। पूजा चुपचाप दीदी की मेहंदी की रस्म देखती रही, बस कमल पत्र पर पड़ी ओस की बूंद की तरह निर्लिप्त। उसने चुपचाप अपने गोरे चिट्टे हाथ मेहंदी लगाने वाली के सामने फैला दिए। दीदी की आंखें नम हो आईं, जिन्हें मैं दूर बैठी भी देख सकती थी। खूब गहरा रंग चढ़ा था पूजा की हथेलियों पर मेहंदी का। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी अपनी हथेलियों की मेहंदी की खुशबू को सूंघ रही थी, मगन सी। अचानक उसके मुंह से निकाला, भगवान, इसके हाथों की मेहंदी सदा महकती रहे, रंग खिलाती रहे, इसे हमेशा सुखी रखना। सच, मेहंदी का रंग और खुशबू तो तभी महकती है जब ब्याहता के सपने भी महकते हैं। उसके नारीत्व का मान और अस्मिता भी बनी रहती है।